हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब करते हैं आज दिन भर की खबरों की तरफ रुख। भारत में देश विदेश में क्या रहा वो तमाम खबरें, क्या रहा मौसम, क्या रहे सोने चांदी के भाव, वो तमाम खबरें हमारे इस बुलेटिन में बने रहे। देखते रहे पीपीटी न्यूज। 26 अप्रैल 2024 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर अनुराधा नक्षत्र और वरिधा योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:45 तक रहेगा। चंद्रमा वृक्ष राशि में मौजूद रहेंगे। अब करते हैं मौसम की तरफ रुख। अप्रैल माह में बारिश का बन रहा है रिकॉर्ड। 25-26 अप्रैल को प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट। जहां अमूमन अप्रैल माह गर्मियों का सीजन माना जाता है, वहीं मध्य प्रदेश में अप्रैल में बारिश के कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं। राजधानी भोपाल में करीब 1.25 इंच बारिश हो चुकी है। अप्रैल में लगातार 11 दिन तक बारिश होने का रिकॉर्ड भी बना है। 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक प्रदेश में लगातार अलग अलग जिलों में बारिश हुई। अब फिर से प्रदेश भीग रहा है। 27 अप्रैल तक बारिश होने का अनुमान है। दूसरे सिस्टम से लगातार 5 दिन तक बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार 26 अप्रैल तक बारिश, आंधी, तूफान, ओले का अलर्ट है। 25 और 26 अप्रैल को करीब 35 जिलों में मौसम बदला रहेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत पूरा मालवाड़ा, निमाड़ बारिश होने की संभावना है। बुधवार को प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री मंडला में किया गया। चलो भैया, चलो बहना, करें निज ताकत की पहचान, सदा सावधानी का रख ध्यान, करें मतदान, करें मतदान। ये मतदान गीत शहीद सिपाही जगदीश कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भागवी में स्वीप टीम द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान में विद्यालय की लड़कियों ने प्रस्तुत किया। गौरतलब है कि जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर के मार्गदर्शन में 56 दादरी में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की मुहिम चलाई हुई है और बड़ी तेजी के साथ विद्यालय प्रांगण में आज शहीद सिपाही जगजीत सिंह कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने सही प्रत्याशी चुनने के बारे में एक प्रेरक नुक्कड़ नाटक की जीवंत प्रस्तुति से अभिभावकों एवं एनसीसी कमेटी के सदस्यों का मन मोह लिया। हिंदी प्रवक्ता अनीता भारद्वाज के द्वारा तैयार गीत नाटक की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। इंदू, यादवेंद्र फोगाट आदि अन्य स्टाफ के साथ विद्यालय इंचार्ज उमेश के नेतृत्व में सहायता समूह, आशा वर्कर, एसएमसी कमेटी सदस्य आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अध्यापक शशि कुमार, कश्मीरी लाल, विजय सिंह, महावीर सिंह, सरिता रेखा देवीलाल के साथ सभी बच्चे भी उपस्थित रहे। स्वीप टीम के सदस्यों ने जिला उपायुक्त का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए सरपंच, फॉर्मूला एवं गांव सहित गांव के मौजूद व्यक्तियों ने सक्रिय सहयोग की अपील की है। इस अवसर पर बच्चों ने मतदान संबंधी स्लोगन जोश से बोलकर असीम उत्साह का परिचय दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित शिक्षक एवं गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग। स्कूल, कॉलेज, कारखाने रहेंगे बंद। जाने यूपी में कहां है मतदान। लोकसभा इलेक्शन 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग कल यानी शुक्रवार 26 अप्रैल को होनी है। दूसरे मरहले में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में के लिए 91 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग कल यानी शुक्रवार 26 अप्रैल को होनी है। 26 अप्रैल को 13 राज्यों में 88 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले में नोएडा में भी वोटिंग होनी है। इसके साथ ही वोटिंग को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी कमर कस ली है। लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए 26 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर जिले में तमाम स्कूल और कॉलेज बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अफसरान ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कारखानों और उद्योगों को भी बंद रखने की हिदायत दी गई है। इसका मकसद ये है कि शुक्रवार को दूसरे चरण की वोटिंग में मजदूर वर्ग भी अपना वोट डाल सके। स्कूल, कॉलेज और कारखाने रहेंगे बंद। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में 26.75 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में लोकसभा इलेक्शन में जिले में 60% और
2009 में बेहद कम 48% वोटिंग दर्ज की गई। इसी सिलसिले में जानकारी देते हुए डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में तमाम स्कूल और कॉलेज मतदान को देखते हुए शुक्रवार को बंद रहेंगे, लेकिन 27 अप्रैल को सामान्य तौर पर खुले रहेंगे। 26 अप्रैल को यूपी की 8 सीटों पर इलेक्शन होना है, जिनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर में लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 91 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। बता दें कि दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले के लिए 91 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर और मथुरा सीट पर 15-15, बुलंदशहर में 6 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जबकि अमरोहा में 12, मेरठ में 8, बागपत में 7, गाजियाबाद में और अलीगढ़ में 14-14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इस चरण में मतदान के लिए तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, जिसका दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा। यह चुनाव 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने घोषणा की है कि मतदान वाले शहरों में बैंक मतदान की तारीखों पर बंद रहेंगे। 26 अप्रैल को असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक में बैंक संचालित नहीं होंगे। ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। कुछ राज्यों ने मतदान की भागीदारी बढ़ाने के लिए छुट्टी घोषित की है और कर्मचारियों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। बेंगलोर, कोच्चि, त्रिवंतपुरम और जम्मू जैसे शहरों की बैंक छुट्टियां रहेंगी। आरबीआई 3 प्रकार की बैंक छुट्टियों को मान्यता देता है और क्षेत्रीय छुट्टियां अलग हो सकती हैं। मेरे घर बुलडोजर चलाकर दिखाएं, बकरे की तरह काट दूंगा। योगी को धमकी देने वाले समीम को खोज रही है पुलिस। प्रयागराज के एक युवक समीम और बबलू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समीम कहता नजर आ रहा है कि अगर योगी ने उसके घर बुलडोजर चलवाने की हिम्मत की तो वह उनके बकरे की तरह काट देगा। पुलिस की एक टीम समीम की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले युवक समीम और बबलू के खिलाफ प्रयागराज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस समीम को ढूंढ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सर्वेक्ष कुमार ने समीम के खिलाफ गंगानगर जोन के नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इस वीडियो में समीम कहता नजर आ रहा है कि अगर योगी ने उसके घर पर बुलडोजर चलवाने की हिम्मत की है तो उन्हें बकरे की तरह काट देगा। वायरल वीडियो में आरोपी समीम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है। समीम प्रयागराज के लाल गोपालगंज कस्बे के इमामगंज इलाके का रहने वाला है। डीसीपी गंगानगर ने बताया कि थाना नवाबगंज ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। कई जगहों पर दबिश मारी जा रही है। दरअसल इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक यूट्यूबर ने समीम से बगैर योगी का नाम लेते हुए कहा है कि उसके ऊपर तो पक्षपात करने का आरोप लग रहा है, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलवा रहे हैं। इसी का जवाब देते हुए समीम ने कहा कि योगी की अगर हिम्मत हो तो उसके घर बुलडोजर चलवा कर दिखा दे। उसने अपने घर का पूरा पता भी बताया। जब यूट्यूबर ने कहा कि आप योगी को धमकी दे रहे हैं तो समीम ने कहा कि वह चैलेंज दे रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस समीम की तलाश कर रही है। लेकिन खान साहब, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, मुसलमानों को वो बुलडोजर चला रहे हैं। तो हमारे ऊपर आज लाख दिखाते। हम घर है लाल गोपालगंज में, मेरा घर है जिला प्रयागराज का हूँ, इमामगंज वार्ड नंबर 6 में आ जाए, बकरा बना के काटेंगे। योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे। दे रहे हैं चैलेंज दे रहा हूँ। भारत और चीन में सीमा पर युद्ध जैसी तैयारी। दलाई लामा ने चुपके से शुरू की ड्रैगन से बातचीत। चल क्या रहा है, जानकारी के लिए बता दें कि तिब्बत की निर्वासित सरकार और चीन के बीच सीक्रेट बातचीत चल रही है। इसका खुलासा तिब्बती नेता तेनप्पा तेसरिंग ने किया। चीन और तिब्बती नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय पर शुरू हुई है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अपने चरम पर बना हुआ है। तिब्बत की निर्वासित सरकार और चीन के बीच सीक्रेट बातचीत चल रही है। इसका खुलासा तिब्बती नेता
पेनपा तसेरिंग ने किया। चीन और तिब्बती नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय पर शुरू हुई है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अपने चरम पर बना हुआ है। भारत और चीन के बीच इन दिनों सीमा पर युद्ध जैसी तैयारी है। गलवान हिंसा के बाद दोनों ही देशों की सीमा पर 50-50 हजार से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया गया। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन के साथ पर्दे के पीछे बातचीत शुरू कर दी। बताया जा रहा है करीब एक दशक के बाद तिब्बती नेताओं और चीन के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई है। हालांकि अभी तत्काल इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली है। तिब्बत की निर्वासित सरकार के राजनीतिक नेता पेनपा तसेरिंग ने कहा है कि वार्ताकार बीजिंग में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही चीनी पक्ष की ओर से अन्य लोगों ने तिब्बती नेतृत्व के साथ संपर्क किया है। तिब्बती नेता पेनपा तसेरिंग ने धर्मशाला में कहा कि हमारा पिछले साल से बैंक चैनल संवाद चल रहा है, लेकिन हमें तत्काल कोई अपेक्षा नहीं है। यह लंबी अवधि तक चलेगा। हम बातचीत को जारी रखना चाहते हैं। इस बातचीत को शुरू हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। चीनी हमसे संपर्क कर रहे हैं। यह हम हैं जो उनके साथ संपर्क नहीं कर रहे, लेकिन इस मौके पर कोई उम्मीद करना वास्तविकता से दूर नहीं होगा। साल 2010 के औपचारिक बातचीत के टूट जाने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों पक्षों के बीच फिर से संपर्क शुरू हुआ है, लेकिन यह बहुत कम अनौपचारिक है। साल 2010 में चीनी और तिब्बती नेताओं के बीच 9 दौर की बातचीत हुई थी। भारत और चीन में तनाव, दलाई लामा क्यों ले रहे हैं बातचीत? तिब्बत की निर्वासित सरकार के सूचना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री नोरजिन डोलोमा ने स्वीकार किया है कि चीन के साथ पर्दे के पीछे से बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इस बातचीत से कोई ठोस परिणाम सामने आया है। साल 2002 और 10 के बीच औपचारिक बातचीत के दौरान तिब्बती पक्ष में एक दस्तावेज पेश किया था जिसमें उन्होंने तिब्बती लोगों को वास्तविक स्वायत्तता की मांग की थी। तिब्बती नेताओं और चीन के बीच यह बैंक चैनल बातचीत ऐसे समय पर शुरू हुई है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर बहुत ज्यादा तनाव है। भारत और चीन के बीच 6 दशक से रिश्ते सबसे नीचे चले गए। तिब्बती के स्वायत्त इलाके में ही चीन हजारों की तादाद में सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सैन्य अड्डे और एयर बेस बना लिए हैं। यही नहीं, चीन ने बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक फाइटर जेट और मिसाइलें तैनात की हैं। चीन कई शक्तिशाली रेडार और अन्य जासूसी उपकरण भी लगाए हैं। चीन और भारत के बीच 2020 में गलवान हिंसा हुई थी और दोनों देशों के कई सैनिक मारे गए थे। तिब्बती नेता पेनपा तसेरिंग ने कहा कि उनकी निर्वासित सरकार भारत के विदेश मंत्रालय और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ तिब्बत के मुद्दे पर पूरी तरह से मिलकर काम कर रही है। पेनपा तसेरिंग ने कहा कि भारत और तिब्बती सरकार के बीच बहुत पारदर्शी रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि चीन ने जो सीमा पर दादागिरी दिखाई है उससे तिब्बत का मुद्दा भारत में प्रमुखता से उठा है। बता दें कि भारत सरकार की स्थिति साफ है कि चीन के साथ तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि LAC चीन की सेनाएं पीछे नहीं हटती। चीन की कोशिश है कि अब किसी तरह यथास्थिति को बहाल रखा जाए जिसमें उसको फायदा है। चीन ने तिब्बत के बच्चों को उनकी जड़ों से काटना शुरू कर दिया है। उन्हें जबरन ऐसे स्कूलों में डाला जा रहा है जहां वे अपनी संस्कृति से कटते जा रहे हैं। इससे वे चीन के रंग में रंगते जा रहे हैं। मोदी ने भारत में किया है विश्वसनीय काम। JP मॉर्गन वित्तीय सेवा कंपनी JP मॉर्गन चेज ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी जेमी डिमन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में सुधारों को आगे बढ़ाकर समावेशी कार्यक्रमों के जरिए 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर अविश्वसनीय काम कर रहे हैं। डिमन ने मंगलवार को यहां इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में मोदी सरकार के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। उन्होंने 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि उनके पास एक अविश्वसनीय शिक्षा प्रणाली है, अविश्वसनीय बुनियादी ढांचा है। वह पूरे देश को ऊपर उठा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह आदमी भी उतना ही सख्त है। मैं सोचता हूं कि बदलाव के लिए सख्त होना होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए हैं प्रधानमंत्री।
राहुल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो 90% लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने वाली जाति आधारित जनगणना के विरोध एक्सरे के विरोध में खड़े हो गए हैं, लेकिन वे जाति आधारित जनगणना को रोक नहीं सकते। उन्होंने यहां समर्थ भारत नामक संगठन की ओर से आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि देश की 90% आबादी के लिए न्याय मेरी जिंदगी का मिशन बन गया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी पार्टी के क्रांतिकारी घोषणा पत्र से घबरा गए हैं। राहुल ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में आज 90% लोगों के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी को डरा रहा है डीएमके फैक्टर, जाने दलित, मराठा, मुस्लिम और कुणबी क्यों दे सकते हैं झटका। महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार बीजेपी को सबसे बड़ा फैक्टर डीएमके डरा रहा है। डीएमके मतलब दलित, मराठा, मुस्लिम और कुणबी। महाराष्ट्र में पहले चरण का चुनाव हो चुका है जिसमें बहुत कम वोटिंग हुई है। अब दूसरे चरण के चुनाव में शुक्रवार को होंगे। विदर्भ की 5 और मराठावाड़ 3 सीटों पर चुनाव है। महाराष्ट्र के दोहरे चुनाव में कम वोटिंग होने के बाद बीजेपी सावधान हो गई है। बीजेपी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि कम वोटिंग मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के सपने में आड़े आ सकती है। लिहाजा एक तरफ जहां उसने अपने चुनावी प्रचार में हिंदुत्व का तड़का लगाना शुरू कर दिया है, वहीं अगले दौर चुनाव में वोटर्स को मतदान के लिए निकालने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। सूत्रों के अनुसार संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे वोटर्स बूथ तक आने का इंतजार न करें, बल्कि हर 2 घंटे में वोटर लिस्ट की समीक्षा करने के साथ ही हर सोसाइटी और घर घर जाकर वोटर्स को बाहर निकाले। बीजेपी को अंदेशा है कि पहले दौर की कम वोटिंग के बाद अगले दौर में उसकी चुनौती और बढ़ गई है, खासतौर पर महाराष्ट्र में जहां महाविकास आघाड़ी की शक्ल में इंडिया अलायंस से एकजुट है और ज्यादातर सीटों पर उसने सूझबूझ और समन्वय के साथ उम्मीदवारों का चयन किया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सदस्य और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट पर एसपी की जीत की संभावनाओं पर संदेह जताया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने क्षेत्र में पार्टी की स्थिति को मजबूत किया है। अखिलेश यादव, जिन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव की जगह एसपी उम्मीदवार के रूप में कदम रखा है, ऐतिहासिक जीत की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अपर्णा का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के काम को पहचानने वाले मतदाता उन्हें तीसरी बार भी जीत दिलाएंगे। एसपी, जिसने कभी कन्नौज को अपना गढ़ माना था, 13 मई को होने वाले चुनाव में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने इस क्षेत्र में अपनी पैठ बना ली है। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 3 नए उम्मीदवारों की घोषणा की। रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव, अंबेडकर नगर से कमर हयात अंसारी, जिसका मुकाबला सपा के लालजी वर्मा और भाजपा से रितेश पांडे से होगा। अब बहराइच सुरक्षित सीट से ब्रजेश कुमार सोनकर को उतारा गया है। रितेश पांडे 2019 में बसपा के सांसद थे और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र की साइबर सेल ने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को फेयर प्ले सट्टेबाजी ऐप का प्रचार करने के आरोप में तलब किया है, जिस पर अवैध रूप से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मैचों का प्रसारण किया गया था। उन्हें गवाह के रूप में बुलाया गया और इन्हें अगले सप्ताह पेश होना है। साइबर सेल ने गायक बादशाह और संजय दत्त तथा जैकलीन फर्नांडिस के मैनेजरों से भी पूछताछ की है। फेयर प्ले महादेव ऐप की एक सहायक कंपनी है जो विभिन्न खेलों पर सट्टेबाजी की पेशकश करती है। महादेव ऐप, जो यूएई 200 करोड़ की नगद शादी से जुड़ी है, राजनेताओं और नौकरशाहों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच के अधीन है, जिसमें 6000 करोड़ के अपराध संबंधी आय का अनुमान है। संजय दत्त को भी तलब किया गया था, लेकिन विदेश में होने के कारण उन्होंने समय की मांग की है। क्रिकेट जगत में T20 विश्व कप के लिए उत्साह छाया हुआ है, जो पहली बार यूएसए में
2010 के बाद पहली बार वेस्ट इंडीज में आयोजित होगा। इस आयोजन को टीम इंडिया के लिए 11 वर्षों में अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतने का एक और मौका माना जा रहा है। भले ही वह पिछले कई टूर्नामेंटों में पसंदीदा रहे हों, इस बीच भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम चुनी है, जिसमें उन्होंने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं किया है। हालांकि उन्होंने आईपीएल के नए सितारों में मयंक यादव को टीम में जगह दी है, जो वर्तमान में वर्कलोड प्रबंधन के कारण आराम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर नए पत्र पर चर्चा के लिए मुलाकात का अनुरोध किया है। खड़गे ने इस मैनिफेस्टो का बचाव करते हुए इसके उद्देश्य को स्पष्ट किया है, जो युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और हाशिए के समुदायों को न्याय प्रदान करना है। जातीय समुदायों के भेदभाव के बिना उन्होंने यह चिंता जताई कि प्रधानमंत्री मोदी को उनके सलाहकारों से मैनिफेस्टो के सामग्री के बारे में भी गलत जानकारी मिल रही है, जो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के वादों को रेखांकित करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए भाषण के लिए भाजपा से जवाब मांगा है। विपक्षी दलों ने पीएम मोदी पर चुनावी नियमों और भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस ने उनके भाषण को आपत्तिजनक, विभाजनकारी और गैर कानूनी बताया है। चुनाव आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को 29 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है और स्टार प्रचारकों से उच्चतर चर्चा की उम्मीद की है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान हटाने के लिए झूठ बोलने का आरोप लगाया है। रमेश ने मोदी की उस दावे को चुनौती दी है जिसमें धन का पुनर्वितरण कांग्रेस के घोषणा पत्र में होने की बात कही गई थी। उन्होंने मोदी की आलोचना करते हुए कहा है कि वह असत्यमेव जयते का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते का विपरीत है। रमेश ने जोर दिया है कि कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान केंद्रित करेगी, न कि मोदी की भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्धारित एजेंडे पर। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि पोलिंग से पहले चरण से शुरुआती रुझानों में कुछ राज्यों में बीजेपी की पकड़ में कमी का संकेत मिलता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में भाग लेने जा रही है। यह घोषणा झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पार्टी ने गुरुवार को की। इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दिलीप कुमार वर्मा को अपना उम्मीदवार चुना है। जेएमएम ने समीर मोहंती को जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए भी नामांकित किया है, जिसमें झारखंड की राजनीतिक विस्तार पर पार्टी की रणनीति चालें स्पष्ट होती हैं। नई दिल्ली में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के विरासत इनहेरिटेंस टैक्स पर दिए गए बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इसे उनका निजी बयान बताया है, जबकि भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पित्रोदा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। गूगल पर इनहेरिटेंस टैक्स और पित्रोदा को लेकर खोज पड़ी है। पित्रोदा ने अमेरिका के उदाहरण का जिक्र करते हुए भारत में इस पर चर्चा की वकालत की है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। कल फिर लेकर आएंगे हम आपके पास ऐसी ही चुनिंदा खबरें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।